नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं KRJ न्यूज। हिंदी हमारा गौरव, हिंदी हमारी शान, जिससे बना हिंदुस्तान। हिंदी दिवस पर आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हिंदी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं MP सिंह राणा। तो देखते रहे KRJ न्यूज। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं MP सिंह राणा आज हिंदी दिवस के विषय पर आपके सामने हूँ। मेरे साथ में हैं आगंतुक हमारे आज के जो मेहमान हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय छौगर जी, जो कि NREC महाविद्यालय खुर्जा से हैं। डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी, जिनके बारे में मैं कहूँ कि उनको पुरस्कार ही पुरस्कार मिले हैं तो ये कम नहीं होगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया, यानी पुरस्कारों की एक बड़ी श्रृंखला है उनके पास। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है राम दिवाकर जी, जो कि समाज सेवी हैं और बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा लेते रहते हैं। समाज में किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं उन पर उनका व्याख्यान भी रहता है। तो मैं तीनों लोगों का KRJ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर अजय छौगर जी से। प्रोफेसर साहब, मुझे बताएंगे कि हिंदी जो हमारा विषय है ये किस प्रकार की भाषा है जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है या ना पड़ता है? क्या है हिंदी? मैं प्रोफेसर अजय छौकर आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जो मुझसे प्रश्न किया गया उसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत राष्ट्र सदियों से अखंड भारत के रूप में विश्व में विख्यात रहा, जिसका पूरा साम्राज्य काबुल की कुंभ नदी से लेकर बर्मा की ब्रह्मपुत्र नदी तक और उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक था। उस समय जब भारत आर्यावर्त के रूप में विश्वविख्यात था, हमारी मातृभाषा संस्कृत थी। संस्कृत एक बड़ी प्रभावशाली भाषा, लेकिन आम जन के लिए थोड़ी क्लिष्ट थी। फलस्वरूप आम जन के लिए एक सरल भाषा को उपयोग में लाने के लिए ही हिंदी भाषा का विस्तार हुआ, उद्गम हुआ। ओरिजिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारे देश के ऊपर जब यवन, डच, पुर्तगाली, इस्लाम और अंग्रेजियत के हमले हुए तो हिंदी भाषा को बहुत सारी भाषाओं का मिला जुला रूप बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि हर आक्रांता ने, हर विदेशी ने अपनी भाषा को हिंदी के ऊपर थोपने का प्रयास किया। हिंदी सर्वमान्य भाषा है, इतनी वैज्ञानिक है कि इसके तत्सम रूप अगर हम देखें तो दुनिया की किसी भाषा में इतने समानार्थ शब्द नहीं मिलते जितने हिंदी और संस्कृत में मिलते हैं। हमारा कोई वाक्य आगे से पीछे, पीछे से आगे करने पर भी अर्थ बिल्कुल सत्य देता है, लेकिन अन्य भाषाओं को यदि हम आगे से पीछे करें तो उनका अर्थ अनर्थ हो जाता है। अच्छा गुरु, हिंदी भाषा का अर्थ अनर्थ ये पूरी बात बताई, और इसमें जो हिंदी का उद्गम है वो भी आपने बताया कि संस्कृत से है। तो मैं अब डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा
डॉक्टर साहब, आप शिक्षण से वर्तमान में भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों को हिंदी को बढ़ाने के लिए कैसा जो बनाना चाहिए कार्यक्रम, वो क्या होना चाहिए जो हिंदी और बढ़े, या हिंदी की कोई ऐसी कमियां हो जिनकी वजह से हिंदी पिछड़ रही है, तो क्या ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही है? हिंदी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सभी को अपने बच्चों को हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहिए। और हिंदी जो है वो देवलिपि से बनी है। देवलिपि देवताओं की भाषा थी, संस्कृत। उसको उन्होंने देवनागरी भाषा बनाने के लिए हिंदी का, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किया और हिंदी को उन्होंने सर्वविदित भाषा बनाकर सबके सामने पेश किया। पहले देवलिपि संस्कृत भाषा को कहते थे, देवताओं ने फिर उसे सरल बनाने के लिए देवनागरी भाषा हिंदी के रूप में प्रस्तुत किया। और हिंदी को अगर बढ़ावा देना है तो सभी को, अपने बच्चों को हिंदी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से हटाना चाहिए। आजकल जितनी भी प्रतिभाएं निकली हैं अब तक, वो सब हिंदी माध्यम स्कूलों से निकली, हिंदी माध्यम विद्यालयों से ही निकली हैं। जितने भी अधिकारी बने हैं, बड़े हों छोटे हों, वो सब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के ही बने हैं। इसीलिए हिंदी का सर्वाधिक महत्व है, हिंदी को सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ब्रज भाषा बोली जाती है हिंदी की, वो बहुत ही प्यारी और अच्छी भाषा है, बहुत मधुर और मिठास वाली भाषा। और उसमें इतना लगाव उस भाषा में है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार उसमें बढ़ता है। और अंग्रेजी माध्यम भाषा में कोई प्यार नहीं होता। हिंदी भाषा में बहुत ही प्यारी भाषा है, इसी को सबका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, अब मैं राम दिवाकर जी से जानकारी चाहूँगा और एक प्रश्न के रूप में पूछूँगा कि आप सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, तो समाज में हिंदी की क्या स्थिति है, ये आप बताएं। हिमालयम समाराभ्यम यावदिंदु सरोवरम तब देवम निर्मितम एतद हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये भारत और भारतवर्ष की अखंडता और एकता का मंत्र सूत्र है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर जिसके पैरों को, चरणों को पखारता है, और उसके मध्य में जो विराजमान है वह भारतवर्ष है, वह हिंदुस्तान है। और उस हिंदुस्तान की जो मातृभाषा है, वर्तमान काल की, वर्तमान परिवेश की, हिंदी, हिंदुस्तान, यह भारत की विशेषता है और भारत की पहचान है। हिंदी जहाँ सभ्यता और संस्कार के साथ सद्व्यवहार को साथ लेते हुए समाज को जोड़ने की एक ऐसी मृदु भाषा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व का दर्शन हम सभी को प्राप्त होता है। तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी बंधुगण हैं, हम सभी को अपनी ऊर्जा के साथ, अपने आत्मबल के साथ, अपने नैतिक बल के साथ एक रूपता लेते हुए इस हिंदी को अपनी विधाओं में, परिवार में, समाज में, क्षेत्र में, देश में, इसको जितना अधिक हम बढ़ा सकते हैं हमको बढ़ाना चाहिए। क्यों कि हिंदी के अंदर जो मधुरता है, हिंदी के अंदर जो सौम्यता है, हिंदी के अंदर जो दर्शन है, हिंदी के अंदर जो सभ्यता है, हिंदी के अंदर जो संस्कार हैं, और इन सब का जो खजाना है, जो इसका प्रतिबिंब है, हमको उसको एक रूपता लाते हुए समाज के बीच में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे भारत की सरकार
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमें बड़ा गर्व होता है जब हम बच्चे थे और पढ़ते थे और जब यह प्रश्न किया जाता था कि विदेश में जाकर के कि हमारे देश के किस व्यक्ति ने हिंदी भाषा में भाषण दिया, तो हम सभी लोग बड़े गर्व के साथ कहते थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सभा में हिंदी में भाषण दिए। तो प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक हिंदी भाषी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। और वर्तमान परिवेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे पर होते हैं, वे चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, किसी भी देश में जाते हैं, वहां पर वह हिंदी भाषा में जब वार्ता करते हैं, हिंदी भाषा में जब वह संबोधन करते हैं, हिंदी भाषा में जब वो उद्बोधन देते हैं, तो 140 करोड़ भारतवासियों का, उसमें निवास करने वाले हिंदी भाषियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अच्छा, हिंदी भाषा जो कि हमारे यहाँ अभी गुरुजी ने भी बताया, संस्कृत से हमने इसको पाया। 1918 में गांधी जी ने जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था एक, उसमें भी इसको राजभाषा का दर्जा देने की बात कही थी। हालांकि 1948 में जो 14 सितंबर हम मनाते हैं हिंदी दिवस, 1948 में इसको राजभाषा का दर्जा मिला। और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही मानी थी नेहरू जी की जब कैबिनेट थी, कट कर लूँ मैं खुद अंग्रेजी के, 1948 में जो नेहरू जी की मंत्रिमंडल थी, उसमें राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को देना था। लेकिन कुछ जो हिंदी भाषी क्षेत्र से द्विभाषी अलग थे या दूसरी भाषा के थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इंग्लिश को भी इसमें सम्मिलित करना पड़ा। तो अकेली हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया था, लेकिन राजभाषा पहली जो है वो हमारी हिंदी ही है। अनुच्छेद 343 में इसको दर्शाया गया है। वैसे हमारी जो भाषा 22वीं अनुसूची में दे रखी है, उसमें और भी भाषाएं हमारे भारतीय हैं, और हिंदी का सबसे जो अच्छा है, सबसे जो बढ़िया प्रभावशाली है, वो है इसमें विभिन्न प्रकार की बोलियां। हिंदी भाषा में बोलियां अलग अलग हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि ब्रज भाषा, तो ब्रज की बोली है, भाषा उसमें भी हिंदी ही है। अवधी भी हिंदी ही है। भोजपुरी वो भी हिंदी ही है। तो हिंदी की जो लिपि है वैसे मान्य है हमारे यहाँ देवनागरी। अब मैं गुरुजी से इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, जब हमारी हिंदी इतनी उन्नत थी तो इसका प्रचार प्रसार इतना व्यापक क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मैंने पहले जब प्रश्न आपने किया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि हमारे भारतवर्ष पर अनेकों विदेशियों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिनमें यवन, शक, हूण, डच, पुर्तगाली, मुसलमान और ईसाई, ये प्रमुख रहे। तो जो भी हमारे देश में आए, उन्होंने हमसे युद्ध भी किया और हमारी भाषा और संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास भी किया। तो जो प्राचीन समय से युद्ध हुए हैं आक्रांताओं से, उन्होंने हमारी भाषा को, हिंदी को बढ़ने से रोका और अपनी भाषा को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। फिर उन्होंने इस देश को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को क्षेत्र के नाम पर बांट दिया। जैसे उत्तरी भारत में हिंदी, दक्षिण भारत की अनेकों भाषाएं, उनमें आपस में तालमेल नहीं होने दिया। हिंदी को मध्य भारत से नीचे को नहीं जाने दिया। वहाँ इंग्लिश, मलयालम, अन्य भाषा, तेलुगु भाषाओं का प्रचार ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या था? ये एक सोची समझी चाल थी आक्रांताओं की कि यदि हिंदी के माध्यम से समस्त देश के नागरिक एकजुट होकर के हमारा विरोध किया तो उन लोगों के पैर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए हिंदी भाषा को जैसे पूर्वोत्तर में नहीं जाने दिया, दक्षिणी भारत में नहीं जाने दिया, तो हिंदी भाषा
केवल उत्तरी भारत की भाषा बनकर रह गई और पूरे क्षेत्र को, पूरी हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को अंग्रेजों ने खंड खंड कर दिया। संस्कृति को भी एक नहीं होने दिया, भाषा को भी एक नहीं होने दिया, क्षेत्रवाद फैला दिया, जिस कारण से हिंदी भाषा की उन्नति नहीं हो सकी। इसके बाद अंग्रेजों ने अंग्रेजियत को बढ़ाने का प्रयास किया, अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार किया, स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करा दिया। इस कारण भी हिंदी का विकास नहीं हो सका। अब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे राजनीतिक दल केवल अंग्रेज़ों के उन नुमाइंदों को जो यहाँ पीछे छूट गए हैं, यानी जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और इस्लाम धर्म के अनुयायियों को केवल वोट की खातिर तुष्टीकरण करने में हमारी राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। इस कारण से भी उनकी अंग्रेजी भाषा को, उनकी उर्दू भाषा को, उनकी अरबी भाषा को हमेशा संरक्षण देने का काम करते हैं और हिंदी के विस्तार पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण से हिंदी भाषा पूरे देश की राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन सकी। अब जो मुख्य एक और कारण है हिंदी भाषा के आगे नहीं बढ़ने का, वो है हमारा आलस्य और विधवा विलाप। हम इतने आलसी हो गए हैं, ऐसे तो कहेंगे कि एक राष्ट्र हमारा होना चाहिए, राष्ट्र का एकीकरण होना चाहिए, अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आलस्य इतना है कि हम हिंदी के बढ़ाने की दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और विधवा विलाप करते रहते हैं। यानी अगर हमने हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया तो हमको उर्दू के समर्थक कत्ल कर देंगे, उर्दू के समर्थक हमको मिटा देंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये क्या है? ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी है कि जिसकी वजह से हम भय अपने हृदय में धारण किए हुए हैं? हम यदि हिंदी भाषा को एक मानकर पूरे देश की भाषा स्वीकार कर लें और सारे वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हो जाएं, तो ना कोई हिंदी का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कोई इस राष्ट्र का कुछ बिगाड़ सकता है। एक अखंड भारत का निर्माण होगा और हिंदी भाषा हमारी उन्नत भाषा होगी और वैज्ञानिक भाषा होगी समस्त राष्ट्र की। अच्छा, जैसे अभी गुरुजी ने पूरा बताया, मैं एक जानकारी दूं कि हिंदी को विश्व में तीसरे नंबर की भाषा माना जाता है। हिंदी को समझने वाले पूरे विश्व में तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो हम लोग इंग्लिश स्कूलों का देख रहे हैं, स्थिति उनकी बढ़ रही है और संख्या भी बढ़ रही है दिन पे दिन, कोई भी व्यक्ति हिंदी माध्यम के में पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं दिखता है। तो इस अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जो की ओर जो लोगों का झुकाव हुआ है वो आधुनिकता की वजह से हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में छोटा सा बच्चा टाई लगा के जाता है, बढ़िया ड्रेस पहन के जाता है, अच्छे जूते पहन के जाता है, तो इसलिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की उसकी होड़ में लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेज रहे हैं। सही मायने में टाई पहले जो लगाते थे वो कम से कम स्नातक जो होते थे वो टाई लगाते थे। ग्रेजुएट मतलब स्नातक जो हो जाता था उससे पहले कोई टाई नहीं बांध सकता था, लेकिन अब पहली क्लास से नीचे भी जा रहा बालक वो टाई लगा के जा रहा है। आधुनिकता की होड़ में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरफ इन सबको ले गए हैं और हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। और प्राइमरी स्कूलों में आज भी लोग फर्श पर बैठते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में
छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कुर्सी मेज होती हैं और वहाँ सभी सुविधाओं से लवरेज होता है वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल। इसीलिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की लोगों का झुकाव बढ़ा है, जबकि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में आज तक कोई भी अच्छी प्रतिभा नहीं निकली है। हिंदी माध्यम स्कूलों में अधिकतर सभी प्रतिभाएं जो निकली हैं वो सब देहात से निकली हैं और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ के निकली हैं। तो इसमें मैं थोड़ा पूछूंगा बीच में आपसे, ये जो हिंदी माध्यम के विद्यालयों की जो स्थिति है इसे बनाने में क्या सरकार भी जिम्मेदार है? सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूलों में अध्यापक नहीं भेज रहे हो, हिंदी माध्यम स्कूलों के लिए कोई सुविधा नहीं देते हैं। अभी तो प्राथमिक विद्यालयों का भी जो एक विलय कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं और जो कम संख्या वाले हैं उनको बंद कर रहे हैं, तो क्या ये भी सही है? ये सही नहीं है, गलत है। जो बालक गांव का गरीब बालक है वो 10 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा, 10 किलोमीटर कैसे पढ़ने के लिए जाएगा? अपने गांव में तो वो पढ़ सकता था, और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनके पास इतना धन नहीं है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो एक व्यवसायीकरण है, वो तो एक व्यवसाय है, तो इससे तो वो शिक्षा का दान नहीं है, वो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, और सरकार उसी को बढ़ावा दे रही है। सरकार सभी को मतलब चाहती है कि ये सब मतलब प्राइवेट स्कूल बन जाए और इसी तरीके से चलते हैं। मैं राम दिवाकर जी से पूछना चाहूँगा कि हिंदी का जो स्तर है वो किस जगह पर है, किस पायदान पर आप मान रहे हैं इसको, क्या स्थिति चल रही है? हमारे देश के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए उसमें इतनी मिलावट हो चुकी है कि जो हिंदी का जो शाब्दिक आत्मिक बोध भाव है वो शून्य सा हो चला है। हमको ये ही नहीं पता कि हम अपने अंतरात्मा से तो कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी सभ्यताओं का, इतनी भाषाओं का मिलावट हो चुकी है कि हिंदी अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी है। देखिए, सनातन के ऊपर और हमारे देश के ऊपर पूर्व काल में इतने आक्रमण हुए हैं और भिन्न भिन्न सभ्यताओं ने, वह सभ्यता चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, हूण हो, फ्रांसीसी हो या अन्य लोग हों, उनमें मुगल हों, अंग्रेज हों, इन सभी ने, इन सभ्यताओं ने मेरी भारत माता को, मेरी भारत भूमि को झकझोरने का, उसको तोड़ने का, उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसका शोषण करने का जो प्रयास किया। तो किसी भी सभ्यता के ऊपर यदि दूसरी सभ्यता आकर के अपना प्रभाव जमाती है तो वो उस सभ्यता को विखंडित करने का प्रयास करती है। वह भाषा के रूप में करे, वह धर्म के रूप में करे, वह शिक्षा के रूप में करे, वह हमारे संस्कारों के रूप में करे। तो भिन्न भिन्न सभ्यताएं जब यहाँ पर आईं तो उन्होंने अपनी विचारधाराओं के हमारे ऊपर लादने का प्रयास किया। देखिए, भिन्न भिन्न आक्रमण भी हुए। तुर्कों ने आक्रमण किए, तुर्क सभ्यता आई, फारसी आए, अफगानी आए, मिस्र के आए और न जाने दुनिया की ऐसी सभ्यताएं जो वास्तव में मानवीय संवेदनाओं से बहुत बहुत दूर थी। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, और कुछ फिल्में हम सभी लोगों ने चलचित्र के माध्यम से देखी हैं कि जिन सभ्यताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण करे वह वास्तव में दुनिया की ऐसी निशाचरी सभ्यताओं ने भारत और भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। भिन्न भिन्न सभ्यताएं इस देश के अंदर आई जिन्होंने अपनी सभ्यताओं को, अपने विचारों को हम पर लादने का प्रयास किया, लेकिन सनातन की सत्यता के आगे और सनातन की शक्ति के आगे वो सभी कहीं ना कहीं फलीभूत तो हुए, लेकिन वह यहीं पर धराशायी होकर के गए। सबसे अधिक जो हिंदी और हिंदुत्व का जो नुकसान जो हमारे सनातन का
सबसे ज़्यादा जो ह्रास हुआ है वह मेरा मानना यह है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति। वास्तव में अंग्रेजों की मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे देश को तोड़ने का प्रयास किया गया, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया और उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध करने का प्रयास किया गया कि उनके उस समय के उस मैकाले की पद्धति के कुपरिणामों को आज तक हम ढो रहे हैं। और अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो वास्तव में वह कह करके गया था मैकाले की व्यवस्था के अनुसार कि हम गोरे अंग्रेज तो जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर हम काले अंग्रेजों को छोड़ करके जाएंगे जो हमारे विचारों को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। और वो लोग आज भी हिंदी के साथ इस प्रकार से घृणा करते हैं, सनातन के साथ इस प्रकार से घृणा करते हैं, हमारी संस्कृति और हमारे विचारों के साथ ऐसी घृणा करते हैं कि आप यदि दिल्ली के कुछ ऐसे कुलीन क्लब हैं जहां पर आज भी सनातन की संस्कृति के पदवेशों को, वस्त्र विन्यास को और भाषा के साथ उनमें आज भी प्रवेश नहीं है, तो ये हिंदी का अपमान है। तो मैं सबसे बड़ा दोषी यदि किसी को मानता हूं तो मैकाले को मानता हूं। 7,52,000 गांव इस भारतवर्ष के अंदर थे और 7,52,000 से ऊपर यहाँ पर गुरुकुल थे और गुरुकुल से ही जहाँ से हमारा धर्म निकलता था, जहाँ से हमारी भाषा निकलती थी, जहाँ से हमारे संस्कार निकलते थे, जहाँ से हमारे विचार निकलते थे और जहाँ से हमारे देश को चलाने के लिए ऐसे वीर शक्तिशाली पुरुषों का निर्माण किया जाता था, उसको तोड़ने का काम मैकाले की पद्धति के माध्यम से हुआ। और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो यहाँ गुरुकुल नाम की चीज नहीं थी और वर्तमान परिवेश में यदि आप देखेंगे तो चंद गुरुकुल हमारे देश के अंदर हैं। यदि ये गुरुकुलों की व्यवस्थाओं को भारत की सरकार और भारत के हिंदुत्ववादी सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वामी रामदेव जी जो ऐसे श्रेष्ठ शंकराचार्य और महापुरुष देश में बैठे हुए हैं, जो वास्तव में इसकी अलग को जगाए हुए हैं, मैं तो चाहूंगा कि समस्त भारतवासी, समस्त हिंदी भाषी, समस्त सनातनी बंधु चट्टान के साथ इन महापुरुषों के साथ खड़े हों। क्यों कि ये भारत का स्वर्णिम वर्ष, स्वर्णिम काल चल रहा है। एक स्वर्णिम काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था और अब यह भारत का सूर्योदय का काल है, सनातन के वैभव का काल है। ऐसे विचारों में, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन और संवर्धन में यदि हम हिंदी को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने दर्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदुस्तान की, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय। अब मैं अंतिम में तीनों ही अपने आए हुए महानुभावों से पूछूंगा कि हिंदी को कैसे बढ़ाएं। क्रमवार तीनों ही लोग बताएंगे हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए। हिंदी के संबंध में बहुत सारी विचार यहाँ आए हैं। अब हिंदी का विकास कैसे हो, हिंदी पूरे देश की भाषा कैसे बने, इस पर आपने जो प्रश्न किया है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला तो राजनीतिक दलों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। हिंदी के लिए सारे राजनीतिक दल एक मत हों कि हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बनाना है, जिससे भाषा को बढ़ने में सुविधा मिलेगी। दूसरा, हमारे राष्ट्र की जितनी जनता है, समस्त जनता को एक मत किया जाए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। उसमें हमारे समाजसेवी, हमारे राजनीतिक नेता, सब लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब सारे क्षेत्रीय दल इस बात को बढ़ाएंगे कि हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार करेंगे तो शायद जनता इस बात से सहमत हो जाएगी। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म, इसको समस्त देश का धर्म बनाया जाए।
जनता को समझाया जाए कि आप चाहे भिन्न भिन्न खेमों में बटे हैं, लेकिन धर्म हमारा एक होना चाहिए, जिसकी भाषा हिंदी हो। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में चाहे आपसी सहमति से, चाहे सरकार की हेकड़ी से, सारे विद्यालयों का माध्यम शिक्षा का हिंदी होना चाहिए। जब तक हम दूसरी भाषाओं को, जैसे अंग्रेजी भाषा इस समय हमारे छोटे विद्यालयों पर भी हावी है, जब तक हम उसका कोई निराकरण नहीं करेंगे, कोई समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक हिंदी भाषा को बढ़ने में कठिनाई आएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक उपन्यासकार हुए, महान उपन्यासकार थे, मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उन्होंने अपने एक कथा में, कहानी में लिखा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूझ। जब तक हिंदी भाषा हमारे हृदय की भाषा नहीं होगी, तब तक हमारे हृदय में जो पीड़ा है हिंदी के विकास से संबंधित, वो जब तक दूर नहीं हो सकती। इसलिए सारे देश के नागरिकों को मिलकर एक बात गानी पड़ेगी, बोलो भाई दे दे तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करना चाहिए, और ये जो प्राइमरी विद्यालय, जो स्कूल अभी जो बंद किए जा रहे हैं, इन सबको शुरू करना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों को दोबारा से उसी प्रकार चलाया जाए जिस तरीके से वो पहले चलते थे, और हमारे जो संस्कृत के विद्यालय जो बंद कर दिए गए हैं, इन सबको दोबारा से शुरू करना चाहिए। और गुरुकुल की जो पद्धति थी वो बहुत ही बढ़िया थी। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, ये सब गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं। तो वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, और ये सब बहुत ज़्यादा महान जितने भी आदमी आज तक हुए हैं, सब हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं। अंग्रेजी माध्यम का एक भी आदमी आज तक कोई बहुत ज़्यादा महान नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा MBBS डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए सबसे पहले हिंदी भाषा को शुरू करने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर लगाम कसनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करके सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम के चलाने चाहिए, तभी हिंदी भाषा का उद्धार होगा। ज्ञान, धर्म और न्याय का दर्पण है हिंदी। हमारे खुर्जा नगर क्षेत्र को, जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में छोटी काशी के नाम से जिसको जाना जाता था, जिस खुर्जा नगरी के अंदर धर्म की प्रचंड ज्वाला पूर्व में भी जलती थी, और आप वर्तमान में भी देखते होंगे तो धर्म का स्वरूप जो खुर्जा नगरी के अंदर है, वह वास्तव में भी अन्य स्थानों के सामने बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है। खुर्जा नगर क्षेत्र के अंदर 5 से 6 विद्यालय, संस्कृत के विद्यालय यहाँ पर चलते थे, जो आज कहीं ना कहीं धर्म की अलग जगाते थे, सनातन की संस्कृति की अलग जगाते थे, हमारे संस्कारों को परिभाषित करते थे, हमारी भाषा और ज्ञान को बढ़ाते थे। वहाँ से हिंदी भाषा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकल के प्रस्फुटित होती थी। एक मेरा भारत की सरकार से यह निवेदन है कि या तो सनातन शिक्षा बोर्ड का गठन हो, या वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन देश के अंदर होना चाहिए। गुरुकुल व्यवस्था को पुनः लागू किया जाना चाहिए, जहाँ से हमारे धर्म का जागरण हो, हमारी संस्कृति का जागरण हो, हमारे सदाचार का जागरण हो, हमारी भाषा का जागरण हो, हमारी विद्वता का जागरण हो, और देश के लिए ऐसे नौजवान ब्रह्मचारी, ऐसे राष्ट्र पुरुष, ऐसे अलख जगाने वाले प्रचारक और संत प्रवृत्ति के जो विभिन्न विधाओं में भी पारंगत हो, वह वैज्ञानिक भी हो, वह अभियंता भी हो, वह अधिवक्ता भी हो, वह चिकित्सक भी हो,
सब विधाएं हमारे सनातन के माध्यम से और भारतीय संस्कृति के अभ्युदय से निकल सकती हैं, तो उस पर हम सभी को जोर देना चाहिए। हिंदी दिवस है, मैं समस्त क्षेत्रवासियों को अपने मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और एक वास्तव में ऐसी यथार्थपरक, एक वास्तव में एक इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल जो आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर KRJ चैनल के माध्यम से भैया श्री पंकज गर्ग जी और भैया श्री महाराणा प्रताप सिंह राणा जी के माध्यम से यह आयोजित की गई है। आप सभी भी मेरे दोनों भाई अभिनंदन के पात्र हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मेरे साथ में विराजमान, जो मैं भी अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं, ऐसे महान लोग जो विद्या और ज्ञान के सागर हैं, परम आदरणीय डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी और आदरणीय श्री प्रोफेसर अजय छोकर जी, जिनके साथ में ये मैं मंच साझा कर रहा हूं। आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः सनातन और भारत माता के यशोगान के लिए अपने बच्चों को हिंदी पढ़ना भी सिखाएं, हिंदी लिखना भी सिखाएं। हिंदी बड़ी मीठी भाषा है, हिंदी बड़ी प्यार की भाषा है, हिंदी बड़ी मधुर वाणी है। हिंदी आत्मीयता पैदा करने की, यदि कहीं झगड़ा हो गया हो, कहीं कोई विवाद हो गया हो और विषय का निपटारा करना हो, तो हिंदी भाषा के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक बार हम सभी हिंदी भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप है, हिंदी का जो दर्शन है, हिंदी की जो आत्मा है हमारे भारत की, और जो परमात्मा की जो दूसरे नंबर की वाणी हम कह सकते हैं, देवलिपि संस्कृत है तो देवनागरी हिंदी है, उस स्वरूप को हम सभी नमन करते हैं। भारत माता की जय, हिंदी भाषा की जय। बहुत सुंदर, और मैं भी धन्यवाद देता हूँ राम दिवाकर जी का। अभी तीनों ही लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के जितने भी विद्यालय हैं उनको जब तक बंद नहीं किया जाएगा हिंदी का विकास नहीं होगा, और ये बात कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि जब अंग्रेजी माध्यम के प्रचलन में रहेंगे तो लोगों में एक अंग्रेजी के प्रति ऐसी भावना बन गई है कि यदि हिंदी भाषी कुछ बोले तो अंग्रेजी माध्यम वाला उस पर हावी रहता है और उसको हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। इसको यदि बदलना है तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि अंग्रेजी माध्यम के जितने भी विद्यालय हैं उनको पीछे ले जाए, और ख़ास बात यह है कि जितने भी देश हैं वहाँ पर जो भी शोध होते हैं वो उनकी ही भाषा में होते हैं। चाहे आप जापान ले लो, चीन ले लो, अमेरिका ले लो, तो फिर हमारे यहाँ अंग्रेजी को क्यों थोपा जाता है? क्या हम अपनी हिंदी में नहीं कर सकते? दूसरी बात, जब हमारे जो गुरुजी ने बताया अभी कि दक्षिण में हमारी हिंदी का विकास कम हो पाया, वो लोग जब अंग्रेजी विदेशी को अपना सकते हैं तो अपने देश की जो भाषा, मूल भाषा, उसको क्यों नहीं? इस पर सरकार, जो दक्षिण के क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं जो वहाँ अंग्रेजी के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, हमें उनको समझाना होगा, सरकार को उस पर जोर देना होगा। और यही नहीं कि भारतीय, अभी मॉरिशस के यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी हिंदी भाषी क्षेत्र को बड़ा अच्छा माना और हमारे देश की सभ्यता में अपना विश्वास जताया। तो हिंदी को बढ़ावा दें और जो भी व्यक्ति अपने घर में, अपने व्यवहार में जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो हिंदी होनी चाहिए। जो हम गिनती गिनते हैं वो भी हमारी हिंदी में सभी को आनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं देखने में मिलता है हिंदी की वो बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं, उनको इंग्लिश में बोलोगे तब वो उस गिनती को लिख पाएंगे। तो इस पर हमें विचार करना होगा, प्रत्येक परिवार को, सभी की जिम्मेदारी है, कोई भी एक व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ में प्रोफेसर साहब अजय छोकर जी, डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी, राम दिवाकर जी, तीनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।